अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज खुसूसी इंटरव्यू करेंगे महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के वजीर डॉक्टर अख्तर मलिक। उनसे तफसीलन बात करेंगे महकमे की कारकर्दगी के हवाले से और बहुत सारे सवालात करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके जवाबात भी लेंगे। आज खुसूसी तौर पर डॉक्टर अख्तर मलिक के साथ बात करते मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा, आपने कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब तकरीबन 4 माह हो चुके हैं आपको तकरीबन वजीर लगे हुए तकरीबन जी तकरीबन। पंजाब के महकमा प्राइमरी में, तो अब तक क्या क्या इकदाम उठाए हैं आपने? देखें जी, सबसे पहले तो जहाँ पे करप्शन ज़्यादा हो रही थी जिन सेक्टर्स में, उनको मैंने पॉइंट आउट किया, और ना सिर्फ पॉइंट आउट किया बल्कि उनके जो नेक्सेस बने हुए थे वो सारे ब्रेक किए। और मेरा जो एक ही मोटो था कि मेरे स्टाफ की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए 24 घंटे। जहाँ पे 24/7 सर्विसेज हैं वहाँ 24 घंटे होनी चाहिए, जहाँ 8 घंटे की वहाँ 8 घंटे। और जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है उसको 100% इंश्योर करवाया गया है। और तीसरे नंबर पर जो हमारे वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं उनके लिए प्रॉपर बंदे प्रॉपर पोस्ट पर प्लेस किए हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। इस वक्त अगर महकमा प्राइमरी की बात करें तो आप मुख्तलिफ विजिट भी करते हैं, सरप्राइज जाकर विजिट करते हैं, और आप जो है वो वहाँ पर अद्वियात का भी जायज़ा लेते हैं। कई दफ़ा आपने देखा आपके टन्योर में आपने कई वहाँ के जो AMS या MS साहबान या फिर जो डॉक्टर गैर हाज़िर होते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो इस वक्त ये हम कह सकते हैं कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम था महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर का, वो मुकम्मल तौर पर पंजाब के तमाम जो है वो जितने भी अस्पताल जो आपके अंडर आते हैं वहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ इसमें नेग्लिजेंस हुई है डिपार्टमेंट की। कोविड को ख़त्म हुए तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल हो गए हैं। तो और जब ये बायोमेट्रिक ख़त्म करवाया गया था कोविड की वजह से, इसको जैसे कोविड की वेव ख़त्म हुई थी इसको दोबारा शुरू करवा देना चाहिए था, जो कि नहीं करवाया गया। लेकिन मैंने आते ही आपके प्राइमरी जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, BHUs, और जो आपके RHCs हैं उन पे फंक्शनल हो चुका हुआ है। और इंशाल्लाह 15 जनवरी तक हमारे THQ और DHQ पे भी ये बायोमेट्रिक सिस्टम उस पर दोबारा ये शुरू हो जाएगा। कुछ जगहों से रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें उन्होंने इंटेंशनली वहाँ के स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने और वहाँ के पैरामेडिक्स ने वहाँ पे उनको इंटेंशनली ख़राब किया, तो उनके ख़िलाफ़ हमने कानूनी कार्रवाई के लिए भी लिख दिया है, और उनके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी। जो अटेंडेंस की वजह से लोग इधर उधर गायब होते थे, अब आपको इंशाल्लाह इस 15 जनवरी के बाद आप बायोमेट्रिक से उसको असेस भी कर सकेंगे, और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी वो इंशाल्लाह इंश्योर कर रहे हैं। जब स्टाफ होगा, मेडिसिन होंगी, तो लोगों को सहूलत ऑटोमेटिकली बिल्कुल। मिलेगी। एक तो आपका सरप्राइज विजिट हो गया, जी। लोगों को डर होता है कि मिनिस्टर विजिट कर ले या सेक्रेटरी हेल्थ, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा हम सिस्टम बना सकते हैं कि विजिट करने की जरूरत ना पड़े और ऑटो पे एक सिस्टम जी चल पड़े? बिल्कुल, हमारे पास हिजडो में एक सिस्टम लगा हुआ है, तमाम DHQs पे और THQs पे कैमराज नस्ब हैं, और यहाँ से बैठकर ये मेरा पूरा स्टाफ देखता रहता है। जहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा, ओवर क्राउडिंग हुई हुई है, अगर वहाँ पे हमने काउंटर ज़्यादा करने हैं, वहाँ पे कोई पेशेंट कंप्लेंट करता है, और जो हमारा कंप्लेंट नंबर है 1033 टोल फ्री नंबर है, तो उस पर जो भी कंप्लेंट करता है उसको एड्रेस किया जाता है। और ये यहाँ से भी देख रहे हैं, और बायोमेट्रिक इसकी रिपोर्ट जनरेट होगी। मेरा डिपार्टमेंट पूरा, मेरे जो सेक्रेटरी हैं, मेरे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनका एक पूरा ये विजिट प्लान बना हुआ है, उसके मुताबिक वो पूरे सेंटर्स में जा रहे हैं। और आपको ये हैरानी होगी कि डिपार्टमेंट बनने के बाद से हो सकता है कि ये पहले हमारे विजिट हो कि कोई ऑफिशियल उन सेंटर्स पे गया हो, और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे कभी कोई ऑफिशियल गया नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। तो एक आपने विजिट किया था कि वेंटिलेटर्स जो है वो पड़े हुए थे, नए वेंटिलेटर्स। जी, मैं कल वहाँ पे था, कामों के THQ हॉस्पिटल है, तो हमने कोई तकरीबन 1 करोड़ के करीब उनको इक्विपमेंट दिया है 2 महीने पहले, 1.5 से 2 महीने पहले। तो वही बंद डब्बों में पड़ा था, हालांकि इंस्ट्रक्शंस थी और MS ने उसको कहा हुआ था, अपलोड किया हुआ था कि ये फंक्शनल है। जब मैं गया हूँ तो वो फंक्शनल नहीं थे, तो उसको MS को फिर सैक किया, और जहाँ पे मैंने इनको अभी दोबारा इनको कहा कि रिपोर्ट जनरेट करें, जो ऑन ग्राउंड फिजिकली देख के रिपोर्ट करेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट ये फंक्शनल है कि ये नॉन फंक्शनल है। मेरी एक ही मतलब है कि जहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हैं उनको यूज़ में लाया जाए और लोगों को सहूलत दी जाए। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि ये तो पब्लिक मनी है, ये डॉक्टर अख्तर मलिक की मशीनरी नहीं थी, ये कोई महकमा
किसी एक ज़ाती बंदे की, महकमे की सरकारी तौर पर पैसा भी हमने लगाया इन द बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, फिर भी ये क्यों लेकिन जो है वो इस तरह की, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि एहसास ख़त्म हो गया है। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगा तो मेरे ख्याल इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। अब मैं कल एक DHQ में गया, वहाँ पे एक पेशेंट की सर्जरी हुई थी, 12 बजे सर्जरी हुई और रात को मैं 8 बजे गया हूँ। तो बंदा अनकॉन्शियस था, किसी बंदे ने उसका BP चेक नहीं किया हुआ था, डायबिटिक था, शुगर चेक नहीं हुई थी। तो इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो उस पर दिल भी कुड़ता है और तकलीफ भी होती है कि ये जो प्रोफेशन है, कि अगर किसी बंदे की अल्लाह ना करे कोई डेथ होती है डिपार्टमेंट की नेगलिजेंस से, तो मेरा पूरा डिपार्टमेंट मैं समझता हूँ उसका ज़िम्मेदार है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है, इस पे ना सियासत की जा सकती है, ना इस पे कोई आप कोई डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि ये PP का है, ये नून का है। वो इंसानियत है, इंसानों की खिदमत करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया और मसीहा का लक़ब दिया गया। तो मसीहा जब इस तरह का बिहेव करते हैं तो उस पर मुझे बड़ी तकलीफ होती आपने है। करप्शन की बात की, कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने कुछ जो है वो बोगस जो भर्तियां और उसके ऊपर आपने बात की। तो ये एक तो मुझे बता दें कि ये किस तरह आपको पता लगा, और ये बोगस जो भर्तियां हैं ये किस तरह, कौन इसमें मुलव्वस है? इसमें बहुत सारे 6000 के करीब आपने नाम बहुत लिए। सारे लोग इसमें मुलव्वस हैं। और जब मैंने इंडिकेटर्स देखे, मैंने अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस देखी, तो मुझे ये महसूस हुआ कि लाहौर सबको टॉप कर रहा है पुअर इंडिकेटर्स में। उसमें जाता था, लोअर बॉटम में था, और पिंडी था और फैसलाबाद था। और जब दोबारा प्रोब किया गया कि यहाँ पे हमें शॉर्टेज तो नहीं है अमले की, तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे तकरीबन हेल्थ डिपार्टमेंट के 16,500 बंदे हैं। तो जहाँ ये जो हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, जो ये नीचे CO के साथ काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा अगर 16,500 बंदा है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में इकट्ठा करो तो स्टेडियम भर जाएगा। मुझे तो लाहौर में कोई घूमता फिरता ये यूनिफॉर्म पहने हुए बंदा मैंने तो नहीं देखा। तो मैंने टीमें बनाई, इनको फिज़िकली वेरीफाई करें। जब फिज़िकली वेरीफाई कराया गया तो उसमें बहुत सारी वो थी, बोगस चीज़ें थी, और बजट इसका देखा गया तो बड़ा ह्यूज अमाउंट थी। तो मैंने कहा कि इनको तो ज़रा चेक करते हैं। पूरा प्रोब किया गया तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जी हमें 7,500 बंदा अब नहीं चाहिए, अब चीज़ें ठीक हो गई हैं। और मुझे तो हैरानी होती है कि जब से वो बंदा निकाला है हमारे इंडिकेटर बेहतर होना शुरू हो गए हैं। तो वो जो लोग थे, कार्बन CO की बात कर रहे हैं, हाँ, जो काफ़ी सारे लोग निकले हैं, बहुत सारे लोग निकले हैं, और बहुत सारे अभी निकलने वाले हैं जिन्होंने माल खाया हुआ है इस कौम का, इंसानियत के लेकिन डॉक्टर साहब इसके ऊपर एक सवाल मेरा ये है कि चूंकि आप असम्बलियाँ तोड़ने भी जा रहे हैं, वो भी अनकरीब जो है वो ये बात चल रही है, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि डॉक्टर अख्तर मलिक वजीर नहीं रहेंगे? तो ये जो एक निशानदेही हुई है कि इतने बड़े पैमाने पर, जो कि एक सवालिया निशान है, बोगस हैं और तनख्वाहें इनको जा रही हैं, तो कहीं ये काम रुक ना जाए, इसको जल्दी अगर आप वाइंड अप करवाएं। इंशाल्लाह इसको मैं इस पे फोकस्ड हूँ जितने दिन है, और मैं चाहता हूँ कि हम ऐसा ट्रेंड सेट करके जाएं ताकि जो भी बाद में आए वो इन चीज़ों को फॉलो करे, और इस तरह की जो करप्शन है और इस तरह की जो मेलाफाइडीज़ है ये दोबारा इस तरह इम्प्लीमेंट ना हो सकें, किसी को इस तरह का अख्तियार ना दिया जाए। और बाद में कोई हमारी लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत है कि किसी पे चेक करने के जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो कहीं से शिफ्ट होकर किसी और तरफ चले गए हुए हैं, तो उनको भी मैं चाहता हूँ। हमें ये भी पता लगा कि इनको कैश पेमेंट की जाती थी। जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, अभी भी हम कैश के ऊपर हैं। मैं इसको रूल्स एंड रेगुलेशन देखें, कानूनी तौर पर किसी को कैश निकलवा कर कैश देने की इजाज़त नहीं है। थ्रू बैंक ये सारी इनको ये होती हैं, पेमेंट्स होती हैं, तो इन्होंने बिल्कुल उसको रूल्स को वायलेट किया हुआ था। जैसे इनकी अपनी जागीर हो, खुद पैसे निकलवाते थे, कईयों को देते थे, कईयों को नहीं देते थे, और कई बोगस एंट्रियाँ थी जिनके फ़ोन नंबर लिखे हुए थे, फ़ोन नंबर रिप्लाई नहीं कर रहे, जिन्होंने लिखवाए हुए थे और वो कह रहे थे कि हमें पेज नहीं मिली। तो बहुत सारा ये बड़ा एक स्कैंडल था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हर 3 माह बाद नए रखे जाते हैं, पहले रख के फिर उनको निकाल के। और प्रोक्योरमेंट में जो इनकी टेक्निकल कमेटीज बनी हुई थी, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। उन टेक्निकल कमेटीज ने अपनी प्री क्वालिफिकेशन जो पैरामीटर्स है वो भी ऐसे बनाए हुए थे कि जो जिनमें उनको लोगों को अब्लाइज करने में आसानी होती थी। तो वो सारी चीज़ें प्रोक्योरमेंट के जो टेक्निकल कमेटीज़ हैं उस पर हम देख रहे हैं, जो प्रोक्योरमेंट में घपले होते थे उसको हम देख रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि तारीख में, पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा
ये जो मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट है इन टाइम हो रही है, दिसंबर में इनको तमाम को होता ये कि वो परचेज लोकल ऑर्डर परचेज मिल को गए, ज्यादा किया जाता है, वो इसलिए इसको हाँ डिले जी, कर दिया जाता है। तो इसलिए सेंट्रल प्रोक्योर नहीं करते थे, और जब सेंट्रल प्रोक्योर नहीं करते, मेडिसिन ज़ाहिर है होनी नहीं, तो इनको फिर और खाने का मौका मिलता था कि हम एलपी के ज़रिए ले लें, और उनके साथ वो कमीशन और ये सारी चीज़ें थी। तो मैं सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि हम स्ट्रीमलाइन कर सकें, और डेवलपमेंट का जो हमारा काम था, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द उनको मुकम्मल करें। अभी पिछले हफ्ते इमरान खान साहब ने 200 बेड के जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बड़ा रिकॉर्ड मुद्दत में वो तैयार करवाया गया, उसका तो इसके इफ्तिताह ऊपर किया। मेरा सवाल ये कि ये वाकई मुकम्मल हो चुका है या वाकई अभी काम वहाँ मुकम्मल पे रहता है? वाकई मुकम्मल है। आप इंशाल्लाह सोमवार को जाएंगे, वहाँ पे आपको काम होता हुआ नजर, मुझे मतलब पता लगा पेशेंट था ट्रीट कुछ हो। अभी उसका नहीं, वो छोटे मोटे इश्यूज थे, क्योंकि जब नया कोई हॉस्पिटल बनता है या बिल्डिंग बनती है, उसके कोई बिजली का इशू होता है, कोई स्विच का इशू होता है, या स्टाफ के छोटे मोटे, जो उसकी स्मूथ रनिंग होती है, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन अल्टीमेटली ये जो मंडे आप आ रहा है, मंडे को आप जाएंगे तो वहाँ पे पेशेंट ट्रीट होते हुए आपको तो नजर इसके आएंगे। अलावा कोई बाकी जो आपके मंसूबे हैं, अगर जी आपने समरी बिल्कुल, तहलील कर दी तो बाकी मंसूबा जा तो आपका हमने मुकम्मल शायद ही ना हो। हमने कोई 300 से 350 हाउस जॉब क्रिएट किए हैं, करने जा रहे हैं तमाम अजला में, क्योंकि डीएचक्यू हॉस्पिटल हमारे टीचिंग हॉस्पिटल के लेवल के हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे आपके एफसीपीएस कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, उनको अब सुपरवाइजरी में उनकी जो ट्रेनिंग होती है पोस्ट ग्रेजुएट, वो भी करवा रहे हैं, हाउस जॉब भी करवा रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए हमने इसको सीपीएसपी को लिखा हुआ है, वो भी ये जब परमिशन देती है तो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। और इसके अलावा जो हमारे रीवैम्पिंग में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट्स को पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे वो हम कर रहे हैं, हमारे कोई आरएचसी डिमोलिश हुए थे उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब बेसिक हेल्थ यूनिट है, वो पूरा एक सिस्टम की ओवरहालिंग हो रही है, जिसको मेरे ख्याल है पहले देखा नहीं गया। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हम स्ट्रेंथन इसलिए करना चाहते हैं कि वो ग्रास रूट लेवल तक गया हो। डॉक्टर साहब यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। जी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, प्रोग्राम में सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक, जो कि महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के वज़ीर हैं और तकरीबन 4 माह आ चुके हैं इनको इसका कलमदान मिला हुआ है। इस हवाले से हम खसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। शोबा सेहत के लिए इन्होंने क्या क्या इक़दाम किए हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि ये बाकी हुकूमतों से ये हमें बताएंगे कि ये इन्होंने ज़्यादा बेहतर की। डॉक्टर्स का एक बड़ा शिकवा है कि जिस तरह स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में आजकल बड़े तेज़ी से प्रमोशन चैनल प्रमोट किया जा रहा है, तो प्राइमरी जी। सेकेंडरी में उस तरह नहीं है। अभी बहुत सारी डीपीसी आपकी पड़ी हुई हैं, आपको तो ये क्या आपने जानकर टेन्योर में जी, आप वो करें तो ये एक बड़ा कारनामा होगा। आपको ये जानकर खुशी होगी, इन 3 महीनों में जितनी डीपीसीज प्राइमरी सेकेंडरी में हुई हैं, शायद तारीख में इतनी ना हुई। और विदाउट एनी किसी की सिफारिश अप्रोच के जो मेरिट पे आ रहा है उनको हम प्रमोट करते जा रहे हैं। और जो सीटें हमारी फिल करने की जरूरत है, हमने अभी अढाक को रिकॉर्ड मुद्दत में हमने अढाक भर्तियां की हैं। इसके ऊपर बड़े सवाल उठा दिए वाईडीए ने, वो एक जवाब मुझे दें देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक हेल्थ कमेटी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो अथॉरिटी है, उसमें डीसी मुतलका ज़िले का इंचार्ज होता है, उसमें 6 बंदे हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, ये भी मुझे बनी बनाई मिली थी। ये हेल्थ अथॉरिटीज़ भी, इनका फॉर्मेशन भी बना हुआ मिला था। अब जब ज़िलों में इनकी रिक्रूटमेंट हुई है, उन्होंने जो रिकमेंडेशन की है, मेरे डिपार्टमेंट ने उनको आगे इम्प्लीमेंट किया है। जहाँ पे कंप्लेंट्स आई हैं, वाईडीए वाले आए थे, उनकी कंप्लेंट्स मेरे सेक्रेटरी को कहा है कि जहाँ पे जेन्युइन इश्यूज़ हैं उनको आप रीटेकअप करें, और उनके अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उनको एड्रेस करें। मैं चाहता हूँ जो हम एक करप्शन के ख़िलाफ़ एक स्टैंड हमने लिया हुआ है, उस करप्शन के ख़िलाफ़ हम किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, क्या ये एक नाइंसाफ़ी नहीं होगी कि एक डॉक्टर कमकोलियन है, आप माशाल्लाह खूब डॉक्टर हैं, और आपको पता है कि कमकोलियन, इकबालियन या नस्तेरियन जो डॉक्टर हैं, जो टॉप के इंस्टीट्यूट हैं, उस इंस्टीट्यूट का डॉक्टर तो बेचारा ढाक पर भर्ती ना हो सके, लेकिन एक बाहर से पढ़ा हुआ डॉक्टर जो है वो उसको कमेटी कर ले, तो ये एक नाइंसाफ़ी समझते हैं आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है, जो भी उस पर पूरा आता है, उसमें किसी इंस्टीट्यूशन का कोई रोल नहीं है। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखते हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं वो भी यूएचएस के अंडर आते हैं। यूएचएस हमारा पंजाब का इदारा है,
तो जो चीज़ें रिक्रूटमेंट पे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं तो उसमें मेरा ख्याल है किसी को कोई क्वेश्चन रेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरिट पे आता है, मेरिटोक्रेसी पे हम पूरा उस पर कोशिश कर रहे हैं कि उस पर अमल करें। तो पीपीएससी के जरिए आपने अब तक कितने जी, डॉक्टर्स पीपीएससी भर्ती के किए जरिए हैं या अभी करने का इरादा है? कोई तकरीबन 12,000 के करीब वो अंडर प्रोसेस हैं, कुछ हो गए हैं पहले, कुछ अब मेरे ख्याल है इस महीने में आने वाले हैं। तो अडहॉक वाले तो टेम्परेरी हमने किए थे, जब वो पीपीएससी वाले आ जी, जाएंगे ठीक तो है, अल्टीमेटली उनको ये रिप्लेस। डॉक्टर साहब, करप्शन के ऊपर, चूंकि आप समझते हैं कि करप्शन, आपने खुद बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और खुद आप ये दावा करते हैं कि आपने जो ऐसी चीज़ें जिसमें करप्शन हो रही थी उन चीज़ों को पकड़ा। तो मुतअद्दिद ऐसी गाड़ियां जो आपके टेन्योर से पहले, जी जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने कई दफ़ा आपसे पूछा और आज फिर मैं सवाल करता हूँ, उस दिन तकरीबन कुछ दिन गुजर गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्या इन गाड़ियों की रिकवरी हुई है जो कि डीजी हेल्थ ऑफिस में बड़े बड़े जो डाले हैं, कैबिन डाले, जो कि अफसरान इस महकमे में नहीं है, अब वो चले गए हैं, लेकिन गाड़ियां उनके घरों में खड़ी हैं, तो क्या ये अभी तक रिकवरी हो रही है? नहीं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा मैं बैठ नहीं सका, तो मैं पहली दफ़ा आया हूँ डिपार्टमेंट में दोबारा उसके बाद। तो मैं उस पर रिपोर्ट मंगवाई हुई है, वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और मैंने एक गाड़ी 7 साल से जो रिटायर एक डीएचओ था, डीडीएचओ था या डीएचओ था, वो चला रहा था। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, उस पर मैंने रिकवरी डलवाई है, उस पर एफआईआर का भी लिखा हुआ है और गाड़ी वो बरामद करवाई है। और यहाँ पे भी मेरे ख्याल है गाड़ियाँ कुछ बरामद हो गई हैं जो कहीं पे हैं, तो वो बजरिया पुलिस इंशाल्लाह, इसमें किसी को कोई रियायत नहीं है। रिकवरी डाली जाएगी अगर कहीं से रिकवर होती है गाड़ी? बिल्कुल रिकवरी डाली जाएगी, उस पर किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। एक कानून ज़ाब्ता, जो कानून हमें इजाज़त देता है उसके मुताबिक चलेंगे। और यही चीज़ें हैं जो हमारी मुल्क को पीछे ले जाने वाली हैं कि इन्होंने लोगों ने पिक एंड चूज़ किया और अपने फ़ायदे के लिए जो चीज़ें उनको बेहतर लगी उन्होंने उन पर अमल दरामद करवाया और लुट मची हुई थी। मैं समझता हूँ कि यहाँ पूरे सिस्टम की ओवरहालिंग की ज़रूरत थी, काफ़ी सारी हमने कर दी, अभी भी बहुत सारा काम करने वाला बाकी है। जबरदस्त। हमारी जो, मैं आपको इसमें बताता चलो, हमने अभी 2 जो हमारी डीटीएल हैं वो अभी उससे WHO से हमारी प्री क्वालिफाई हो गई हैं। अगर ये हो जाती है तो पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क होगा जिसमें सबसे ज़्यादा ISO और WHO सर्टिफाइड आपकी ये ड्रग टेस्टिंग लैब्स होंगी। और इसके मेयार पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी थ्रू कमेटी होती है और प्रॉपर तरीके से होती है। हमारे जो बाकी जो मामलात हैं, ये जो जेनिटोरियल स्टाफ था हमने आउटसोर्स किया हुआ तमाम था, लोगों की सैलरी जो आपने 6 महीने नोटिस से लिया था, बंद थी, वो हमने सारी तकरीबन 80 to 90% चली गई हैं। जिनके सर्टिफिकेट आ जाते हैं उनको हम दे देते हैं, जिनके रुक जाते हैं क्योंकि ये कंट्रैक्टर भी उनके साथ वो करते हैं ज़्यादती, जो नीचे स्टाफ है अंडर पे करते हैं या अंडर स्टाफिंग होती है, तो उनको इंश्योर करवा रहे हैं। उसको भी एंड्राइड के ज़रिए हम देख रहे हैं कि सुबह दोपहर शाम जो हॉस्पिटल की सफाई है वो वहाँ से अपलोड किया करेगा जो हमारा NMS का स्टाफ है। तो ये सारी चीज़ें इनको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत थी, जिस पे हम बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। आपको इंशाल्लाह अभी भी आप सूबे के किसी ज़िले में चले जाएं, आपको वहाँ पे पब्लिक पल्स हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से मेरा दावा है बेहतर लगेगी, लेकिन चीज़ सिस्टम को ठीक करते हुए ज़रा देर लगेगी और इनकी आदतें ख़राब हुई हैं। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह दोबारा ठीक होगा। ट्रैक डॉक्टर पर आएं। साहब, पिछली दौरे हुकूमत की बात करूंगा तो उन्होंने कुछ बुनियादी व दही मरकज़े से जो थे उनको 24 आवर 7 दिन में किया था। तो अभी आप इसके ऊपर, मुझे पता लगा था कि आपने मजीद जो 300 जो है वो BHU जो हैं आपके, बिल्कुल उनको किया है हफ्ते में 7 दिन जो है ना, उसमें 24 घंटे में खुले रहेंगे। जी जी, वो बिल्कुल वो हमारे जो जितने प्लान में है हमारे 300 के करीब हैं, तो वो मुख्तलिफ अजला में उनको हम 24/7 कर रहे हैं ताकि लोगों को हम सहूलत दे सकें। अभी एक नया हम प्रोजेक्ट इंशाल्लाह लॉन्च करने लगे, एक टेलीमेडिसिन वाला है, वो आपको मैं बताऊंगा कि जहाँ पे कोई रिमोट एरिया में बैठा है और वीडियो लिंक के ज़रिए बात कर लेगा तो उसको प्रॉपर गाइड भी कर दिया जाएगा और साथ वाली जो एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटी है उसकी तरफ रेफ़र भी कर दिया जाएगा। ये भी हम करने लगे हैं। तीसरा ये है कि जो एक प्लान हम और भी बना रहे हैं कि फ्यूचर में कि बेसिक हेल्थ यूनिट पर जो बेसिक टेस्ट हैं, आपके शुगर का है, ब्लड का है, यूरिन का है, ये वहाँ पे हो जाया करें ताकि लोगों को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। उसके लिए भी एक इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं जो हम जल्दी लेके आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, पोलियो जो है वो, इसका एक ड्रीम है हमारा कि हम इससे जो छुटकारा पा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर पंजाब की बात करें तो 2 सालों में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन जो माहौलियाती नमूने हैं
वो जो है वो पॉजिटिव आते हैं। तो बताएंगे आपके पोलियो के ऊपर आपकी क्या पॉलिसी है, किस तरह आप इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, जब मैंने ब्रीफिंग ली तो मुझे एक फिगर देखने को मिलती थी कि ये बच्चे NA है, नॉट अवेलेबल हैं। तो मैंने कहा, जब ब्रीफिंग्स होती थी पोलियो कैंपेन को महीना हो गया होता था, 15 दिन हो गए होते थे, मैंने कहा मुझे प्रेजेंटेशन में इस तरह की फिगर नहीं चाहिए। मुझे अगर नहीं मिले, एक दिन नहीं मिले, अगले दिन मिले हैं, तीसरे दिन मिले हैं, चौथे दिन मिले हैं, तो वो मुझे करके फिर मुझे बताएं कि ये बंदे, अब बच्चे, इनको हम खतरे पिला चुके हैं। और जहाँ जहाँ पे नेग्लिजेंसेस थी, जिनके इंडिकेटर नीचे थे पोलियो के, जो हमारा ये रैंडमली चेक करते हैं यूनियन काउंसिल में, उन तमाम जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। उनको हमने इंशाल्लाह वो फीडा एक्ट भी, जो रेगुलर है फीडा लगवा रहे हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे या एडहॉक पे थे उनको इंशाल्लाह फारे करेंगे। पोलियो पे ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई बंदा उस पर नेग्लिजेंस शो करेगा, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा जो वैक्सीनेशन वाला बाकी निज़ाम है वो भी हम चाह रहे हैं कि वो पूरी तरह इस पर ऑन ट्रैक हो, उस पर भी किसी को ये ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे जो हमारे डेंगू की एक्टिविटीज़ थी, आप एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर देखें कि जब ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए थी, तो उस वक्त ये रिजीम चेंज हो रहा था। और मेरे एक अपोजिशन के लीडर ने कहा था कि जी इस दफ़ा पोलियो से बहुत बड़ा नुकसान हो, ऐसे डेंगू से नुकसान हो गया लाहौर का। ये सारी फिगर्स मौजूद हैं। पिछले साल 118 के करीब डेथ्स हुई थी, इस दफ़ा लाहौर में 28 के करीब डेथ्स हुई हैं। और इसके बावजूद कि जब ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने चाहिए थे, वो उनकी हुकूमत थी, उन्होंने नहीं लिया। लेकिन हमने आके इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया, लोगों को निकाला बाहर। हमारी सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ का डाटा हमारा उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। हमारी जो ये स्क्रीनिंग हुई है सारी, उसका भी बहुत ज़्यादा बेहतर डाटा है। हमारे लोग इस दफ़ा बहुत ज़्यादा निकले हैं, हमारा अमला बहुत निकला है, और जिसकी वजह से लाहौर में पोलियो ये डेंगू अंडर कंट्रोल है। इवन पिंडी में भी पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा हालांकि बारिशें ज़्यादा हुई हैं, और फैसलाबाद में भी, हमारा शेखुपुरा में भी, मुल्तान में थोड़े इश्यूज थे, तो उनको भी हमने पूरा टेकअप करके उसको कवर किया। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, प्रोग्राम में सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक, जो कि महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के वज़ीर हैं और तकरीबन 4 माह आ चुके हैं इनको इसका कलमदान मिला हुआ है। इस हवाले से हम खसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। 3 माह बाद फिर जो है गर्मी का सीज़न शुरू होना है, तो जो डेंगू खास तौर पर जो लार्वा बनता है, तो वो मौसम जो है वो उसका मार्च के शुरू में या फरवरी के एंड में, तो इसके लिए इक़दाम क्या करेंगे? मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह का सिस्टम हो कि मौके पे खड़े हो के हम वो मीटिंगें कर रहे हो। एक रूटीन की चीज़ हो कि जैसे फ़र्ज़ करें ब्रीडिंग सीज़न शुरू होता है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो पे चला जाना चाहिए सिस्टम। और जो उसकी स्क्रीनिंग है, सर्वेलेंस है, लार्वा डिटेक्शन है, जहाँ पे ब्रीडिंग साइट्स हैं, उनको कैसे हमने तलब करना है, तो ये सिस्टम इंशाल्लाह आप देखेंगे, मौका दिया अल्लाह ताला ने, तो इस पे ये ऑटो पे चलेगा। इस पे कोई मीटिंग्स के लिए पूरे सूबे को इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ट्रैक पे आ जाया करेंगी। इसका मैं ऐसा लायामल इंशाल्लाह बना के दे रहा हूँ। बिल्कुल। सीईओज़ कॉन्फ्रेंस जो आप लेते हैं, वैल्यूएशन करते हैं परफॉर्मेंस की, और उसमें अगर कोई टॉप करता है डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं जो कि नीचे रहते हैं, तो उनके लिए किस तरह आप हमने मिनिमम उनके माइलस्टोन बनाए, मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनके, कि इससे नीचे जो रहेगा कंटिन्यूअसली 2 दफ़ा, तो वो सीईओ चेंज हो जाएगा और उसकी जगह किसी अच्छे और बंदे को लगाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो परफॉर्मेंस शीट होगी वो हर बंदे की ACR के साथ अटैच होगी, और हमारे रिकॉर्ड में भी होगी कि एक बंदा नाअहल है, काम नहीं कर रहा, जिसके होते हुए वहाँ पे हमारे ये जो हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं वो नीचे गए हैं, तो वो दोबारा उसको पोस्टिंग के लिए हम अहल नहीं रखेंगे, और वो उसके रेड सर्कल होगा कि ये इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं देनी। तो ये मैंने पिछली CEO कॉन्फ्रेंस में उनको कहा था, और इंशाल्लाह इसकी परफॉर्मेंस हर बंदे की इसकी एवेल्यूएशन रिपोर्ट के साथ हमारे डिपार्टमेंट में होगी कि नाअहल आदमी दोबारा अपनी ऐसी पोस्टिंग पे नहीं आ सकेगा। वर्टिकल प्रोग्राम्स रीढ़ की हड्डी होते हैं, महकमा प्राइमरी की रीढ़ की हड्डी हैं, जिसमें एड्स का है, जिसमें हेपेटाइटिस है, उसके अलावा दीगर जितने भी प्रोग्राम हैं,
तो इनको कैसे देखते हैं, कैसे मॉनिटरिंग इनकी है, इनको बजट का क्या हिसाब किताब है? जी बिल्कुल, इनका अलग-अलग एक सेक्टर है और इनके अलग पीडी हैं और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं जो इनको वर्टिकल प्रोग्राम को देखते हैं, खातून अभी आई हैं नई। उनका पूरा एक इनका एवेल्युएशन चार्ट है और उनकी पूरी वो फीडबैक भी होती है और मंथली बल्कि फोर्टनाइटली इनकी मीटिंग्स होती हैं। इनका बजट भी है और ये बहुत सी स्कीमें ऐसी जो फॉरेन फंडेड हैं तो उनके मुताबिक ये चल रही हैं। और पहले तो कोई डंग टपाऊ प्रोग्राम था ना कि वो लगाए हुए थे टेम्परेरी लोग, अब प्रॉपर बंदे प्रॉपर उसके पोस्ट पे लगा रहे हैं, तो जिसकी वजह से एड्स कंट्रोल की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से आपने 3-4 पीढ़ी तब्दील कर दी है, तो वो तो इस तरह कोई आप समझते हैं कि कारकर्दगी तो मुतासर होगी? अगर कोई रेगुलर नहीं लगेगा कुछ टाइम के लिए तो फिर एक पीढ़ी पहले रिटायर हुआ था, जो पहले डॉक्टर साहब थे वो रिटायर हुए थे, उनकी जगह हमने एक और लगाया था जिसको बाद में हमने लगा दिया पीएमयू का पीडी। और जो सीट यहाँ पे खाली हुई उस पर एक प्रॉपर कंसल्टेंट लेवल का डॉक्टर है उसको पोस्ट किया है, जिसने आते ही काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर की हैं और मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इस वक्त अगर बात करें कोरोना की, एक दफ़ा फिर खौफ है सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ा जो वायरल हुआ है पोस्टें कि जी कोरोना दोबारा आ रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, प्राइमरी क्या कर रहे हैं? वेकअप कॉल की ज़रूरत थी, तो ये लास्ट वीक चीफ सेक्रेटरी और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद स्पेशलाइज की, वो मैं और हमारे सेक्रेटरीज हमने एक जॉइंट मीटिंग की थी, तो उसमें वेकअप कॉल की ज़रूरत थी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको हम दोबारा रिव्यू कर लें और जहाँ जहाँ पे अल्लाह ना करे कोई केसेस आते हैं तो उसको प्रॉपर हम रिस्पॉन्ड कर सकें। और फ़िलहाल कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन यह है कि केयरफुल होने की ज़रूरत है और जागने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं, चूँकि आप डॉक्टर भी हैं, आपसे ये सवाल करना बनता है, वो हमें पूछते हैं वैक्सीन के हवाले से कि जो उन्होंने पहले डोजेज़ लगवाई थी, क्या खुदा न खास्ता अगर कोई कोरोना की नई लहर आती है तो वो वैक्सीन काम करेगी या इसके ऊपर भी जो है वो कोई नई डोज लगवानी पड़ेगी? इसके ऊपर आप टेक्निकल राय क्या है? तकरीबन हमारी 96% के करीब वैक्सीनेशन हो चुकी हुई है पंजाब में और 70% के करीब 70 हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत हूँ, लेकिन 60 to 70% बूस्टर डोज भी लग गया है और कई जगहों पे लोग विलिंगली नहीं गए दोबारा बूस्टर डोज लगवाने के लिए, लेकिन उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा मैसेज है कि हाँ बिल्कुल बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। और हमारे अभी हमने बच्चों को वैक्सीन जो है ना 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए हमने 6 ज़िलों में इफ्तिताह किया था, तो उसमें भी तकरीबन 96% के करीब कोई 40 लाख के करीब बच्चे हम उनको वैक्सीनेट कर चुके हैं और भी हमारी ये अपना वैक्सीनेशन आई हुई है, तो हम दूसरे ज़िलों में भी जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाई या कुछ रह गए या बूस्टर डोज नहीं लगी तो उनको चाहिए कि अपनी बूस्टर डोज मुकम्मल करवा लें। जी महकमा प्राइमरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके दौर के अलावा बात करूँगा, निज़ाम ये था कि कोई सीओ लगाना है या कोई एमएस लगाना तो बड़ी र्यूमर्स और ये बातें थी कि पैसे दे के लगते हैं, तो क्या ऐसा डॉक्टर अख्तर मलिक ने कोई ऐसा निज़ाम बनाया है, कोई ऐसी कमेटी बनाई है जिसके ज़रिए थ्रू प्रॉपर चैनल और मेरिट के ऊपर सीओज लग सकें या मेरिट के ऊपर एमएस साहबान लग सकें? जी बिल्कुल, वो जो र्यूमर्स थी वो उनको हमने ख़त्म कर दिया है। हमने तो सीओज जो भी डिज़र्विंग था, कॉम्पिटेंट था, कोशिश की है उसको लगाएं और विदाउट एनी मतलब कोई वेस्टेड इंटरेस्ट किसी की तरफ से भी, वो सारे हमारे सीओज आपको पूरे पंजाब में मैं चैलेंज करता हूँ, कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि जी कहीं पे मैंने पैसे दिए हैं या ब्राइब करके मैं यहाँ पे लगाऊँ। चाहे जितनी इम्पोर्टेंट जी पोस्ट भी हैं, तो किसी पोस्ट पे ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर बात मैं सवाल पूछना चाहता था कि कोई सर्च कमेटी है क्या, सिलेक्शन क्राइटेरिया? जी बिल्कुल वही मैंने बताया ना, पहले कोई सिस्टम नहीं था इसका कि एक जगह से करप्शन की वजह से सीईओ हटा है तो दूसरी जगह वो लगा दिया गया है। अब मैंने कहा उनकी जो कारकर्दगी है उसके साथ ट्रैवल करेगी और कहीं जाएगा तो उसके साथ वो जो परफॉर्मेंस शीट है, जो उसका जो चार्जेस हैं वो उसके साथ होंगे। जब आप पोस्टिंग करने लगेंगे तो आपको पता होगा कि इस बंदे के फलां चार्ज हैं, इसको हम लगा भी सकते हैं कि नहीं लगा सकते। वो मैंने उनके
उसमें रिमार्क्स में ऐड करवा दिया है कि जो करप्शन पे एक दफ़ा हटाया गया है, जो नेग्लिजेंस पे हटाया गया है, वो दोबारा अपनी उस पे पोस्टिंग पे कहीं भी नहीं जा सकेगा। ये मेरा एक सवाल है, सख्त जी सवाल है, लेकिन मैं आपसे जवाब चाहता हूँ कि आप मुख्तलिफ जगह पर जाके विज़िट करते हैं और उन MS साहबान को मुअत्तल भी करते हैं जिसकी कोई खुदा न खास्ता वहाँ पर गलती होती है। जी मकसद तो ये है कि सिस्टम को ठीक करना, लेकिन मुझे पता लगा कि वो अगर आज आप मुअत्तल कर दें 3 दिन बाद बहाल हो जाता है। तो क्या कोई मेरा सिफारशी निज़ाम नहीं, है या सिफारशी ऐसी नहीं। ये बात दुरुस्त मेरा नहीं है? मेरा मकसद ये है कि हर बंदा अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। लोग तो हमारे पास यही हैं जो अवेलेबल स्टाफ है, कोई हम बाहर से फरिश्ते या किसी और मुल्क से इंपोर्ट तो नहीं कर सकते। अगर वो बंदा अपनी चीज़ें ठीक कर लेता है तो मैं, अगर कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है या ग्रॉस करप्शन का उस पर कोई ऐसा लेबल नहीं आता, कोई छोटी मोटी उसकी नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, वो अगर ठीक कर लेता है तो हमारी उसके साथ पर्सनल ग्रज तो है कोई नहीं। मैं चाहता हूँ मेरा सिस्टम ठीक हो, कोई भी बंदा जाए, आम आदमी जाए, उसको ये महसूस हो कि मैं उसके लिए VIP हूँ, उस हॉस्पिटल के अमले के लिए, और उसको प्रॉपरली देख कर उनको पूरी तरह उसका इलाज कर सके थे जो ह्यूमनली पॉसिबल है। बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन जो ह्यूमनली जो हम पॉसिबल चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा 18 डिपार्टमेंट उस पर जाए। और कोई सिफारिश वफारिश वाली बात ऐसी नहीं है। मेरा मकसद यही है कि जिन लोगों ने पहले इनको चेक कोई नहीं करता था, अब चेक करना शुरू किया, तो चीज़ें, मेरी ख्वाहिश है कि बेहतर हो जाएं। हम अल्लाह ना करे किसी एक की डेथ होती है तो मैं समझता हूँ मेरा पूरा डिपार्टमेंट उसका जिम्मेदार है। आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, 4 माह में देख भी लिया इस महकमे को, तो आपका ज़ाती राय क्या है कि बजट जो है आपने सारा देखा है, क्या महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर का जो बजट है इस वक्त जो हुकूमत ने दिया हुआ है, यानी कि जब आपकी ही हुकूमत आई थी, तो ये मुनासिब बजट है या मज़ीद आप समझते कि इसको आने वाले दौर में इसका इजाफा होना चाहिए बजट में? जिस फलाही रियासत का कंसेप्ट हमारे जहन में है, जो इमरान खान साहब भी कहते हैं रियासत मदीना, तो उसमें दो बेसिक चीज़ें आती हैं, एजुकेशन और हेल्थ। अगर इस पे जितना आप लगाएंगे, पैसा देंगे, बजट देंगे, तो आपका जो रेवोल्यूशन आना है वो इन दो चीज़ों से आना है। तो हेल्थ में मैं नहीं समझता हूँ कि जितना पैसा हमें देना चाहिए था वो उस अंदाज से हम नहीं दिया गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक इनिशिएटिव है हेल्थ कार्ड वाला, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पब्लिक पे आया है। और वो जो लोग, मैंने कई जगहों पे देखा है कि इमरान खान साहब के इस विजन पे कि लोग झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दे रहे हैं, कि जिनको 25-25, 30-30 साल से बीमारियां लेकर फिर रहे थे और पैसा ना होने की वजह से उनका ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं था, तो हेल्थ कार्ड की वजह से वो सारी चीज़ें मुमकिन हो सकी। ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है, और इस पे बहुत ज़्यादा पैसा हमारा लग भी रहा है और लगेगा भी सही। ये ऐसा वेलफेयर का प्रोजेक्ट है कि जिस पे जितना हम फ़ख्र कर सकें वो कम है। और अल्टीमेटली मेरी तो यही ख्वाहिश है, जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम स्ट्रेंथन करें। हेल्थ और एजुकेशन हमेशा फलाई रियासतों में गवर्नमेंट का ये काम होता है, वही देते होते हैं। बाकी चीज़ें डेवलपमेंट होती रहती है, लेकिन जो फलाही रियासत का कंसेप्ट है वो हेल्थ और एजुकेशन से डॉक्टर होता साहब बहुत शुक्रिया, है। आपने जी कीमती टाइम दिया और बड़े सवालात भी किए और आपने जवाब भी दिए। नाज़रीन, आज जो है वो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के जो वज़ीर डॉक्टर अख्तर मलिक, उनसे तफसीलन महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर की कारकर्दगी के हवाले से बात की, बहुत सारे सख्त सवालात भी किए जो उन्होंने जवाब दिए। ताहम जो है वो आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।